नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में, जो राज्य गठन आंदोलन को रोंदने के लिए जो सरकारों ने उत्तर प्रदेश की तत्कालीन जो राष्ट्रपति राज्यपाल का जो शासन था, उसके तहत जो षड्यंत्र कांड हुआ था, जो ये जलियांवाला बाग के समकक्ष रखा गया, जिसमें 52 निर्दोष आंदोलनकारियों का बुरी तरह से जो दमन किया गया और 2 आंदोलनकारी शहीद किए गए 10 नवंबर 1995 को। और उनकी केवल गलती ये थी कि वो उत्तराखंड राज्य गठन की मांग कर रहे थे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पाताल भुवनेश्वर क्षेत्र से जुड़े दान सिंह रावल जी। रावल जी का परिचय इससे विस्तृत है। वो अधिवक्ता हैं, लखनऊ में रहते हैं। उनका कार्यक्षेत्र पूरे भारत में है और सूचना के अधिकार के तहत वो कार्य करते हैं। और इस समय जो सबसे बड़ा वो कार्य कर रहे हैं, वो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे धर्म सिंह रावत, जो भारत के प्रशासन में दायित्वशीलता और लोक जिम्मेदारी के लिए, जो जवाबदेही के लिए जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को एक प्रकार से बोध कराने का काम किया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने के काम किया था। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी धर्म सिंह रावत, उनकी पार्टी के भारत के लोक जिम्मेदार, ये लोक जिम्मेदार जो पार्टी है, उनके वर्तमान महासचिव हैं और लंबे समय तक धर्म सिंह जी रावत जी के साथ रहे। आज उनका संदर्भ इस संदर्भ में आ रहा है कि 10 नवंबर को जब ये 95 को श्रीयन टापू में जो ये दमन किया गया था, तत्कालीन मोतीलाल बोरा के जो राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, उनके शासन द्वारा जो श्रीयन टापू में जो दमन किया गया था, उनके मुक्ति के लिए, उनके लिए जो पूरे श्रीनगर क्षेत्र को एक छावनी में बदल दिया था, कर्फ्यू लगा दिया गया था, लोगों को बाहर निकलना दुश्वार हो गया था, सड़क पे उतरना से लेकर अपने जीवनचर्या चलाने के लिए। तब उस समय जब धर्म सिंह रावत जी लखनऊ में थे, उन्होंने वहाँ से आए, सेवा कार्यरत थे। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे। और वो तत्काल इस दमन की बात सुनकर वो श्रीनगर में आए और अनशन में बैठे। तो हमारे साथ रावल जी हैं। रावल जी, आपका स्वागत है। आप बताएंगे उस घटना के बारे में विस्तृत से। षड्यंत्र टापू कांड के बाद श्रीनगर शहर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था। एक प्रताड़ित आईएएस अधिकारी को लखनऊ से पौड़ी का डीएम बनाया गया था और वो निरंकुशता से वहाँ पर जनता का दमन कर रहा था। एक रावत जी की दूर में रिश्तेदारी में कोई भाभी थी, 80 साल की वृद्ध महिला का टेलीफोन आया लखनऊ कि आप यहाँ बैठे, हम लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है और हमें पानी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही। रावत जी सीधे श्रीनगर चले गए और श्रीनगर तिराहे पर 3 दिन तक अकेले बैठे रहे, रात दिन भूख हड़ताल पर। और उनकी मांग थी कि कर्फ्यू तुरंत हटाया जाए और लोगों को चीज़ें मुहैया कराई जाएं। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तब जाकर के तीसरे दिन कोई वाइस चांसलर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, एक्चुअल नाम शायद नौटियाल जी, कोई आए थे और उनसे उन्होंने कहा कि आप जागिए और ये मांग करिए। तब वहाँ जनमत थोड़ा सा साहस जुटा पाया, लोग इकट्ठा होने लगे। तो रात में डीएम पौड़ी आकर के अपना दुखड़ा वो ये रोने लगा कि साहब मुझे यहाँ दंडित करके भेजा गया, मेरी पत्नी बीमार है लखनऊ में और मुझे प्रेशराइज किया गया है कि कर्फ्यू और इसको कंट्रोल करो। रावत जी ने सीधी मांग की कि कर्फ्यू तुरंत हटा दिया जाए।
और अन्यथा मैं यहीं बैठा रहूँगा। तब तक उनको करीब 10 दिन हो गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने सीधा नाम लिया मोतीलाल वोरा का। उन्होंने कहा मोतीलाल वोरा राज्यपाल मुझ पर प्रेशराइज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पहले कर्फ्यू लिफ्ट करिए और मैं लखनऊ में जाके 15 दिन भूख हड़ताल पर बैठूंगा मोतीलाल वोरा के खिलाफ। और यही उन्होंने किया। कर्फ्यू वहाँ जब उठा दिया गया और रावत जी लखनऊ आए, फिर 15 दिन की भूख हड़ताल लखनऊ में बैठे गेट नंबर 3 पर और मांग की कि आप, उन्होंने कहा उत्तराखंड की जनता याचक नहीं है, वो इस देश की मालिक है और उत्तराखंड उनका मौलिक अधिकार है, उनको दीजिए आप। और मौलिक अधिकार को आप हनन कर रहे हैं और तुरंत जो है राज्य की प्रक्रिया शुरू करिए। ये मांग को लेकर के 15 दिन तक वो लखनऊ गेट नंबर 3 में बैठे रहे और बीच में उनको उठा करके पुलिस ले गई रात में। ये बहुत लंबी कहानी है। और उनको फिर उनको छोड़ करके 15 दिन वहाँ। रावल जी, आपने अभी धर्म सिंह रावत जी की बात कही, जो भारतीय नौकरशाही के इतिहास में अपने आप में एक आदर्श पुरुष के रूप में, आदर्श अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और हम इस प्रकरण की जो बात कर रहे हैं श्रीयंत्र टापू की, आज उस कांड का बरसी है। हम उनके शहीद जो हुए यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत जी, उनकी स्मृति को नमन करते हैं। और जो 52 आंदोलनकारी साथी, जिसमें उमेद सिंह रावत थे पाओ के, पूरण सिंह डंगवाल थे उत्तराखंड क्रांति दल के तत्कालीन अध्यक्ष रहे, डिप्टी कमांडेंट KM बरतवाल जी थे भक्तियाना के श्रीनगर के, केदार सिंह बिष्ट थे श्रीनगर के, सुंदरलाल सिन्वाल थे टिहरी के, लखपत सिंह ग्वाड़ खिरसू के, हयात सिंह राणा जी थे, अवतार सिंह राणा थे और वीर विक्रम सिंह गोस्तू पौड़ी के थे, डॉक्टर कांता प्रसाद डंडरियाल चौबटिया खाल के थे और घनश्याम सिंह कपरवान जवाड़ी के थे और अनिल काला श्रीनगर और डॉक्टर SP सतीश श्रीनगर सहित 52 सुबोध थपलियाल जी जो डिफेंस कॉलोनी देहरादून के थे, 52 लोगों को इसने निर्ममता से 24 घंटे तक इन्होंने पानी तक नहीं दिया और पीटते रहे निर्ममता, जिसमें डंगवाल जी का हाथ भी टूट गया था और लंबे समय तक वो उस यातना को भोगते रहे। और वो बताते थे किस प्रकार से। और आज इसका स्मरण हमारे आंदोलन के साथी रहे श्रीनगर के अनिल स्वामी ने और ये लक्ष्मी जी ने, आज गुसाई जी ने फेसबुक पे लिखा था, तो उनका स्मरण हुआ। और उसमें आज हमारे बीच में उस प्रकरण से जुड़े हुए और भारतीय प्रशासन सेवा से वरिष्ठ अधिकारी धर्म सिंह रावत जी से, कि जो लोक जिम्मेदार पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लंबे समय तक जो धर्म सिंह रावत जी के साथ रहे और उनके आदर्शों को भारतीय राजनीति को सही दिशा देने के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे, ये हमारे अधिवक्ता दान सिंह रावल जी, जो पाताल भुवनेश्वर से, पिथौरागढ़ से। तो आप बताएंगे ये कि धर्म सिंह रावत जी किस प्रकार से उत्तराखंड के बारे में सोचते थे। धर्म सिंह रावत जी का जन्म 28 अप्रैल 1930 को शिमला में हुआ था। इनका लगाव, ये मूल निवासी ग्राम मजाकोट जिला पौड़ी के रहने वाले थे। इनके पिताजी 10 साल की अवस्था में घरेलू सहायक बन करके उनको पहले जिला हेडक्वार्टर भेजा गया, तो वो वापस घर आ गए। 2 साल के बाद फिर उनको एक पंजाबी परिवार में घरेलू सहायक बन करके एक शिमला में लेके गए, कोई पंजाबी परिवार, और उनका नाम, उसमें वो दिन भर तो घर का काम करना वो सब करते थे और रात में वो बिजली के पोल के नीचे पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते हुए उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ली और रेड क्रॉस में लिपिक के पद पर उनका चयन हुआ। और उस समय की परिस्थितियों में उन्होंने अपने परिवार को संभाला और उनकी शादी होने के बाद इसी कारण से उनका 28 अप्रैल 1930 को शिमला में जन्म हुआ रावत जी का। रावत जी की शिक्षा, उसके बाद इनके पिताजी दिल्ली चले आए और दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनकी हायर एजुकेशन हुई है और उन्होंने
जो ग्रेजुएशन करने के बाद 1955 में ये पीसीएस में बैठे और पीसीएस में टॉप करते करते रह गए और सिलेक्शन होने के बाद, ये भी लंबी कहानी है आईएएस में कैसे सिलेक्शन होता है, कुछ लोगों का गिरोह वहाँ पर किस प्रकार से आईएएस का सिलेक्शन होता है, उसकी मैं प्रक्रिया यहाँ पर नहीं करूँ। रावत जी पीसीएस में निकले, तदोपरांत पदोन्नति दी। हाँ न, उसके बाद उनकी पदोन्नति, उसके बाद जब ये पिथौरागढ़ में एसडीएम पिथौरागढ़ थे, 1962 का जब वार हुआ, चाइना युद्ध हो गया था, उस समय एक भारत सरकार ने एक शासनादेश निकाला कि देश सेवा के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है, ऑन डेपुटेशन आ सकता है, उसको जो है वो तनख्वाह मिलेगी, आर्मी ऑफिसर जो मिलिट्री में पाता है देश के लिए हुआ। तो रावत जी ने तुरंत एसडीएम पद से ऑन डिपुटेशन अप्लाई किया और आर्मी में एज ए कैप्टन चले गए। इनका सिलेक्शन हुआ और नॉर्थ ईस्ट में इनकी पोस्टिंग हुई और 1962 से 1959 तक के आर्मी में सेवा की उन्होंने, रावत जी ने एज ए सैनिक अधिकारी। और उन्होंने वहाँ भी एक आर्मी ऑफिसर को गलत काम करते हुए रोका और जिसका आगे हिस्ट्री बहुत लंबी है, उसको मैं यहाँ व्याख्या नहीं करना क्योंकि ये चीज़ हमारे समाज में आम है। रावत जी 1969 में फिर लखनऊ आकर के डिप्टी होम सेक्रेटरी के पद पर इनको रखा गया। उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सचिव बीटी सनवाल जी थे और उनको कहा गया था कि आपको कहीं का डीएम बनाया। उन्होंने कहा मुझे डीएम पद नहीं चाहिए, यदि आप प्रशासन में बदलना चाहते हैं तो मुझे एटीआई नैनीताल भेज दीजिए, ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नैनीताल में, वहाँ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती। तो रावत जी को नैनीताल एटीआई में डिप्टी डायरेक्टर बन के भेजा गया और वहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े प्रयोग किए। भारतीय प्रशासनिक सेवा को जवाबदेह कैसे बनाया जाए, पारदर्शिता कैसे हो, ये सब उन्होंने वहाँ पर प्रयोग, और उसमें भी उनको बहुत कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी। और मेरे सामने की बात है, इनका एक शिष्य इनसे कह रहा था और कि सर हम आपको नैनीताल झील में डुबाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक उन्होंने कहा मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था कि आप समझिए जनता मालिक है, आप सेवक हैं, इसको आप स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। उनका मुख्य आदर्श ये था कि जनता मालिक। हाँ राइट, भारत के संविधान के तदनुरूप वो कहते जनता मालिक है, क्योंकि राजकोष जनता की गाड़ी कमाई से बनता है, उससे आपको सभी चीज़ सुविधाएं मिलती है, लिहाजा जनता के लिए आप काम करें। और उसका उदाहरण रखा अपने जीवन में। उनके खासियत जीवन में 22 साल लगभग उनके साथ रहा हूँ। उनकी जीवन की खास बातें थी, जो कहते थे वही करते थे, कथनी और करने में बिल्कुल फ़र्क नहीं था। और तब जा कर के उनको समझ में ये आया कि ये भारत की जो नौकरशाही है, जिसको नेहरू जी बदलना चाहते थे, नहीं कर पाए वो काम, वो नौकरशाही बहुत खतरनाक काम कर सकती है। ये राजनेताओं को भी इस मकर जाल में करके करप्ट कर सकती। राजनेता, आज जो राजनीति का स्तर है उसके लिए नौकरशाह, हमारे राजनेता, हमारे अधिकारी, पर्टिकुलरली मैं उसकी बहुत ही लंबी कहानी है, उसको यहाँ नहीं लाना चाहता हूँ। रावत जी ने इन बिंदुओं को महसूस करते हुए प्रशासनिक सेवा में उठाना शुरू किया। सेवा में रहते हुए ये पहले अधिकारी हैं जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए संघर्ष शुरू किया और उन्होंने सवाल उठाए। और उसका प्रकरण मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बात लंबी हो जाएगी जी। लखनऊ में इनको जब भी फिर लखनऊ में इनको जो है भूमि रोपण विभाग, लैंड कंसोलिडेशन एक्विजिशन ऑफ शहरी भूमि के संबंध में उनको लखनऊ में एज ए डायरेक्टर बनाया गया। और वो जिस विभाग में गए, पता लगा उस विभाग से 800 फाइलें गायब है। 800 फाइलें है ही नहीं। तो ये इसकी पूरी लिस्ट बना करके वो मंत्री जी के पास जाते हैं। उन्होंने कहा साहब ये फाइलें गायब है और ये 200 अधिकारी हैं जिनके ऊपर सीरियस भ्रष्टाचार के आरोप हैं और आप इन पर एक्शन लीजिए, और ये फाइलें मैंने तैयार कर रखी हैं। तो मंत्री जी कहते हैं, अब वो मंत्री का नाम उस समय वीर बहादुर सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, इतना मुझे पता है। ये उसके बाद वो फाइलें जो 200 फाइलें थी, उन्होंने कहा ये ये एक्शन लीजिए। तो मंत्री जी कहते हैं कि रावत जी ये फाइलें आप रख दीजिए और कल 10 बजे आप हमसे मिलिए, तब बात करते हैं इस पर।
रावत जी आए, फाइलें रख दी गई। आश्चर्यजनक बात यह है कि रावत जी कल जब सुबह पहुंचते हैं तो मंत्री जी का टेलीफोन आता है, रावत जी आप वो फाइल लेकर के आ जाइए। जब इन्होंने अलमारी खोली, पता लगा फाइलें गायब वहाँ से। और वो रातों रात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिल करके जो वहाँ का रहे उसको प्रेशर में डाल करके खोल के फाइलें गायब हो गई। तब उन्होंने कहा ये तो बहुत गंभीर बात हो गई। तो उन्होंने मंत्री जी को कहा कि अच्छा वो 200 फाइलें तो यहाँ है ही नहीं, कौन ले गया? उन्होंने कहा आप जिम्मेदार हैं। उनके अच्छा मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है, मैं मेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं कर पाया, मैं इसका जवाब देता। तब इन्होंने अपने कार्यालय पर पूरे दिन कार्य करते थे और भूख हड़ताल 3 दिन की वहाँ शुरू कर दी। ये 1928 का प्रकरण है, 28। हाँ 1988 का प्रकरण। तब वहाँ वो भूख हड़ताल पर बैठना शुरू किया और 3 दिन लगातार अपने कार्यालय से हटे नहीं, घर भी नहीं गए, वहीं कार्य करना, पूरे दिन कार्य करते थे, जवाबदेही अपनी पूरी करने के बाद और फिर भूख हड़ताल पर बैठ। जब ये बहुत सीरियस बात आगे बढ़ने लगी तो इनको प्रताड़ित करने, कई ऊपर से प्रेशर पड़ने लगा, मुख्यमंत्री और सब। तो उसके उपरांत इन्होंने कहा अभी ऐसे नहीं, ये पब्लिक में, तब ये गांधी प्रतिमा में बैठना शुरू किया। जीपीओ में, लखनऊ जीपीओ में गांधी प्रतिमा है, उसके नीचे भूख हड़ताल पर बैठ के सर्विस में रहती 1988। और ये आईएस के प्रति उससे देख करके, इसके गठजोड़ को देख करके एक बार इन्होंने अपने त्यागपत्र का भी प्रयास किया 1982 में। आईएस से त्यागपत्र दे देता हूँ मैं यहाँ, लेकिन इनके रिश्तेदार सब, घर की स्थिति ऐसी नहीं थी, बच्चे पढ़ रहे थे, लोगों के प्रेशर, फिर इन्होंने अपना आइडिया ड्रॉप किया। तब इन्होंने कहा क्यों ना संघर्ष किया जाए इसी। तो उन्होंने संघर्ष शुरू किया, करने के उपरांत फिर जा करके इनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड के चार्जेस बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इनके ऊपर जो चार्ज लगाया गया वो कहा गया कि आपके भूख हड़ताल पर बैठने से सरकार की छवि खराब हुई है। तो रावत जी ने कहा हाँ, गांधी जी के बताए रास्ते पर आज़ादी मिली हमें, यदि मैं भ्रष्टाचार मतलब गलत काम को उजागर करने के लिए रास्ता अपने अधिकारों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, या मैं जनता की सेवा हूँ, मैं उसकी सेवा के लिए काम कर सकता हूँ, यदि मैं है तो मैं स्वीकार करता हूँ। तब इनमें बाधवानी कमीशन बैठाया गया। बाधवानी कमीशन में केस गया और उस समय में एक युवा तुर्क का आईएएस, उसका नाम लेना उचित समझूंगा मैं, उसका नाम विजय शंकर पांडे, वो अब रिटायर हो गए हैं, वो आया, इनका डिफेंडर बना, पहला आईएएस, और ओएसडी था वीर बहादुर सिंह के कार्यालय पे। तो उसने कहा सर मैं आपको डिफेंड करूंगा, उनके ऑल राइट। उसके बाद कई लोग आईएएस और कई लोग आ गए इनके डिफेंस में, और तब वाधवानी कमीशन ने इनको निर्दोष करके इनको बरकरार, इन्होंने कहा इन्होंने जो बिंदु उठाए हैं वो जनहित के हैं और आने वाले भविष्य में प्रशासनिक सेवा और राजनीति के नक्शे को तोड़ने के लिए रावत जी ने कदम, मैं इनको निर्दोष साबित करते हुए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनता है, इनको दोबारा सर्विस में लिया गया। सर्विस में आए और सर्विस ज्वाइन की। उसके बाद 1988 के और प्रथम लास्ट में ये रिटायर हो गए सर्विस से। अच्छा, तो रावत जी पूरी पेंशन के साथ, पूरे पक्ष के साथ रिटायर हो गए सर्विस। तो फिर वो राजनीतिक पार्टी कैसे बना? अच्छा, ऐसा है। फिर उसके बाद इन्होंने, फिर इनको अनुभव, अब एक ब्यूरोक्रेट का जीवन तो डिफरेंट होता है ना। ये तो हमने वो जो पहले औपनिवेशिक ब्यूरोक्रेट तो भाग के चले गए लॉर्ड से यहाँ से, और ये आईएएस जो हमारे ऊपर थोप दिए गए, ये सबसे नक्शस, और इन्होंने पॉलिटिशियंस के साथ मिल करके और इस देश की राजनीति को भी दूषित किया और पूरा प्रशासन तंत्र उसमें इन्वॉल्व। तो राजनीति को इन्होंने, रावत जी को समझ में आया कि भाई ये ब्यूरोक्रेट तो सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड तो ये राजनेता है, और भारत की राजनीति में बदलाव कैसे आ सकता है, इसको इन्होंने सोचा। तब इन्होंने सबसे पहले जनता दल ज्वाइन किया। जनता दल में 92 का जो इलेक्शन हुआ था, गढ़वाल से इन्होंने चुनाव लड़ा जनता दल के टिकट पर, और 1,20,000 रुपया इनको दिया गया। इन्होंने पूरे स्कूटर में घूम करके पूरे गढ़वाल में चुनाव प्रचार किया। इनके बच्चे, सब कुछ रिश्तेदार, बहुत कम लोग इनके फेवर में आए, लेकिन
फिर भी इन्होंने करीब 60,000 से ऊपर वोट मिली और 60,000 रुपया खर्चा हुआ और शेष 60,000 रुपया ये जनता दल के अध्यक्ष अशार बोमई को वापस कराए। भैया ये पैसा है तुम रखो, क्योंकि मेरा सोचना है भारत की राजनीति तभी शुद्ध हो सकती जब राजनीति में काले धन का उपयोग न किया जाए और कम से कम खर्चे में चुनाव लड़ा जाएगा, तभी अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। और उसका उदाहरण मैं ये रख रहा हूँ और ये पैसा पकड़ो मैं जा रहा हूँ। और तो पहला तो ये एग्जाम्पल रखा उन्होंने। उसके बाद इन्होंने फिर देखा कि यहाँ तो सभी लोग हैंड टू ग्लव्स हैं, इवन जनता दल में भी वो बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं नया कोई प्रयोग करूँगा। इस वास्ते उन्होंने सोचा कि मैं एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहता हूँ। तब जाकर के उसमें टी.एन. शेषन यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में चुनाव सुधारों को या इलेक्शन कमीशन की के संवैधानिक स्टेटस को उन्होंने जनता को बताने का और किया भी। तो रावत जी उस पर गए और पार्टी गठित हुई और 6 जून 1996 को भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी के गठन किया। और उसमें मेंबर हैं जो मूल 6-7 मेंबर बड़ी मुश्किल से जुड़ पाए थे। उसमें संस्थापक तो धर्म सिंह रावत, श्रीमती विद्या रावत, मैं अजय धान सिंह रावल और 1-2 कांति कुमार और अक्षय कुमार इंजीनियर थे दोनों, वो इसके संस्थापक मेंबर बने और पार्टी गठित हुई। पार्टी गठित होने के बाद हम रावत जी से अट्रैक्टिव थे ही और मैं जाते रहता था। और वरिष्ठ साहित्यकार शैलेश मट्यानी के द्वारा इनसे मेरा परिचय हुआ था। तो आपके रिश्तेदार भी हैं? नहीं, रिश्तेदारी दूसरी मेरे यहाँ आते थे। मैं राजनीति की बात करता था तो वो कहते थे यार राजनीति में बदलाव चाहते हो? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ये तुम ये चाहते हो, चलो रतन सिंह रावत से मिलो। अच्छा, शैलेश मट्यानी जी ने रावत जी का ये 1992 या 93 की बात, क्योंकि मैं इनके भूख हड़ताल में जब बैठे थे 88 में तब तो फॉर्मल मुलाकात थी ना, ऐसे ही बाहर से गए। तब हम बटलर पैलेस में जब गए, इनसे बैठे करीब 2 घंटा, वो गंभीर बात होती रही उनकी, शैलेश जी और इनकी, और मैं भी बैठा रहा तो सुन रहा था। तो जो पूछे उसमें से कुछ ही मैं ग्रहण कर पाया। उसके बाद में इनके ये हो गए, रिटायर थे, किराए के मकान इनके देखे। पहला प्रशासनिक अधिकारी जिसके पास अपना घर नहीं था, बच्चों को पढ़ाया, अपना 14 मेंबर्स का परिवार, एक से एक बच्चों को आगे बढ़ाया, सब शिक्षा दी उनको। और उसके बाद ये इंदिरा नगर में किराए पर रहते थे। इन द मीन टाइम इनका लड़का जो आशीष बड़ा पुत्र है, वो IIT का इंजीनियर बनके USA चला गया। उसने अपनी एक मकान LDA से उसने अलॉट करवाया, अपनी माँ को पावर ऑफ अटॉर्नी में रहने के लिए दे दिया। वो है 3/250 विश्वासखंड गोमती नगर, जो भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है। वहीं से पार्टी रहे और वहीं से IS एक्शन ग्रुप पंजीकृत हुआ, जिसके सचिव थे, जिसमें महाभ्रष्ट, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे प्रक्रिया चली तो हम जाते रहते थे, इनसे बहस होती। कभी कभी वो बहुत खिन्न हो जाते, भैया आप जाओ, मेरा टाइम ना वेस्ट करो। एक दिन तो मुझे उन्होंने कहा आप जाइए, आज से 16 दिन के बाद मेरे घर एक पत्र भेज दिया मेरे को। मैंने वो पत्र पढ़ा तो मैं उसी शाम को चला गया अपनी पत्नी के साथ इनके पास, और 6 घंटा बात होती रही इनसे। इनके सवाल वो होते थे कि जैसा खासा आदमी पानी में उग जाता, बड़े बड़े लोग भाग खड़े होते थे, कुछ ही लोग टिक पाते थे, क्योंकि वो आदमी विजनरी थे, आगे की सोच रहे थे। अब 88 में वो आज जो राजनीति की दुर्दशा है, तब उन्होंने फोरकास्ट कर दिया। वो क्या सोचते थे कि राजनीति के मुख्य पतन का कारण वो कहते थे राजनीति में जब तक काला धन उपयोग मतलब होगा, राजनीति में काला धन जब चुनाव में प्रयोग होगा तो भूमाफिया और गलत लोग आएंगे इसमें। पहले तो काले धन पर अंकुश लगाइए। और दूसरी बात वो कहते थे ये चुनाव आयोग आपको 70 लाख की परमिट देता है MP के इलेक्शन में, और पता है वर्तमान में एक MP पर 259 करोड़ रुपया खर्चा होता है। और हमारी लोकसभा में वर्तमान में 543 आते हैं ना चुन करके, 2 नोमिनेट होते हैं, और उसमें से 233 MLA दागी बैठे हैं। अभी 10 अगस्त 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि साहब ये दुर्भाग्य की बात है, जो आदमी जेल में होना चाहिए, जिनको फांसी की सजा होनी चाहिए, वो आम जनता के लिए कानून बना रहा है।
ये यहाँ पहुंच गया राजनीति का स्तर। और ये सब पार्टियां चोर मौसेरे भाई आपस में मिली हुई हैं। 9 पार्टियों को दंडित किया और 2 पार्टियों को तो उन्होंने 5-5 लाख रुपए का दंड लगाया है। 9 पार्टियों, एक पार्टी को माफ कर दिया, 8 पार्टी लीजिए। तो उनमें से इनको ये कोई नहीं बात करता है। राजनीति के जो अपराधीकरण, नंबर 1, राजनीति में काले धन का प्रयोग, ये जब तक नहीं रुकेगा अच्छा आदमी राजनीति में। और दूसरा, जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है राजनीति के अंदर। अच्छा भाई, आप चुनाव केवल इसी वास्ते कि आप चुनाव जीतना है, आपको सत्ता में आना है, ये लक्ष्य बना है। इवन जो वर्तमान पार्टी है, जो पार्टी कहती है ये पार्टी विद डिफरेंस, आज उसने जो है ताक पर लगा दिया इनके, और ये बीज बोए हुए हैं। इससे पहले पार्टी जो भी सत्ता में आई, किसी ने राजनीति, अब मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूँ। बॉम्बे जब ब्लास्ट हुआ था, कांड हुआ था, उसके बाद बोरा कमेटी रिपोर्ट बैठाई गई थी, नाम सुना होगा। अनंत बोरा कमेटी रिपोर्ट ने ये तथ्य दिए थे कि राजनीति का अपराधीकरण तभी जब तक रोकने के लिए काले धन का उपयोग बंद किया जाए, और राजनीति में तभी नैतिकता का ह्रास हो रहा है। अच्छे लोग तभी आएंगे जब इसको कम से कम खर्चे में चुनाव लड़ा जाएगा। वो उदाहरण भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी ने रखा है। और भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी में जब हम लोग जाते थे, रावत जी कहते थे खबरदार इधर आ रहे हो, पार्टी को समझिए पार्टी क्यों आ रही है, और यदि यहाँ सत्ता के लिए राजनीति करने आए हो तो किसी पार्टी ढूंढ लीजिए, MP बन जाएंगे आप, और इधर मत आइए। हम जाते रहे, समझने का प्रयास किया, हम नहीं समझ पाए। मैं आज बहुत मिस करता हूँ उनको। ही वॉज हिमसेल्फ ए इंस्टीट्यूशन, उसको वो एक दार्शनिक थे, और उनको मैं समझ नहीं पाया जितना। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ, जब चमोली में भूकंप आया था तो मैं उनके साथ चमोली गया था, तो उन्होंने मतलब डकाटे की थ्योरी पढ़ाना शुरू किया मुझे कोटद्वार से, और जा करके वो रुद्रप्रयाग तक वो 5 घंटा लगातार बताते रहे। मैं कुछ ही समझ पाया उसमें से। वो गैरसैंण के बारे में अच्छा, क्या? अब मैं उनका ये सोच था। सुनिए, भारत की राजनीति का तो मैं लंबा इतिहास और बताऊंगा, फिर IS का एक्शन ग्रुप ने कैसे महाप्रश्नों के उठ में भी आऊंगा। अब मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ। उत्तराखंड राज्य की जो दुर्दशा आज की गई है, ये राजनीति के भ्रष्टाचार ने या अपराधीकरण ने, जो भूमाफिया या जो भी माफियाज हैं, जब राजनीति असीम पैसे से लड़ी जाएगी तो भाई पैसा तो गलत तरीके से ही आता है। तो ये हुआ कि इन्होंने मेरे सपनों का उत्तराखंड लिखा, रावत जी ने। राज्य बनने से पहले मैं श्रीमती विद्याराव रावत जी ने करीब 7 दिन हम पूरे उत्तराखंड में घूमे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों से मिले, जगह जगह। अल्मोड़ा से शुरू किया था हमने यात्रा, जा करके वो उत्तरकाशी पूरा गढ़वाल घूमने के बाद 7 नवंबर को हम देहरादून पहुँचे। उस समय ये मेरे सपनों का उत्तराखंड लिख चुके थे, और मेरे सपनों के उत्तराखंड को 7 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस ने छापा पूरा, उसको हिंदुस्तान ने पूरा छापा कि ये विजन है, कि इस विजन पर उत्तराखंड चलेगा। तो उन्होंने कहा, भौगोलिक आधार पर पिछड़ा हुआ राज्य जिसकी राजधानी केंद्र बिंदु गैरसैंण होनी चाहिए, और उसका नाम होना चाहिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से चंद्रनगर। ये भी उन्होंने उन्होंने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उसके नज़दीक उनके जन्म गांव है, और ये सबसे केंद्र बिंदु है, और ये राजधानी होनी चाहिए। और ये 10 जिले जो उत्तराखंड के हैं, इनसे स्पेशल नीति बननी चाहिए। चकबंदी और भूमि सुधार वो बात की बात है, पहले राजधानी यहाँ स्थापित हो, तभी जो है राजधानी यहाँ से जो विकास धारा जाएगी वो गांव तक पहुँचेगी। लेकिन हुआ क्या, उसका हसरा आज दिखाई दे रहा है। अभी तक राजधानी का मैटर लटका हुआ है। तो उसके उन्होंने कहा कि ये राज्य, उन्होंने कहा 1947 में मिली हुई आज़ादी का विस्तार है, और ये राज्य उसके लिए बनना है ताकि मेरे पिताजी की तरह से दूसरा बच्चा उत्तराखंड से घरेलू सहायक बन करके बाहर न जाए उसके। और दुर्भाग्य है, राज्य बनने के बाद 20 लाख आदमी वहाँ से पलायन कर गया। हम लोग भी मजबूरी में पलायन करके आए थे, लेकिन राज्य बनने के बाद 20 लाख आदमी वहाँ से निकला। ये सोचने की बात है, प्रत्येक आदमी को इस पर सोचना चाहिए, और कम से कम हम वहाँ जाएं। और दूसरी बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, 20 लाख आदमी निकला और जनगणना में है, वहाँ पता लगा झारखंड से, गुजरात से, कहाँ से आकर के लोग बस रहे हैं उनको।
तो मैं निवेदन करूंगा अपने पर्वतीय बंधुओं को कि अपना गांव न छोड़े, अपना जो भी मकान है रिपेयर करें। मैंने भी यही किया है उसको। मेरे सपनों का उत्तराखंड धर्म सिंह रावत का सबको पढ़ना चाहिए, और क्यों वो राज्य की क्या अवधारणा चाहते थे। अभी जो किताब लिखी गई हैं उन किताबों में प्रकरण आ रहा है धर्म सिंह रावत के विजन पर ये उत्तराखंड चलता। और 7 नवंबर को जो हमने 13 सूत्री मांग पत्र दिया था, हमने यही कहा था राजधानी गैरसैंण, और साथ में इसको तुरंत शिफ्ट करिए कहा रावत जी ने। उन्होंने कहा बाद में नहीं जा पाएगी राजधानी। अभी बड़े बड़े आर्मी के कैंप उन्होंने टेंट में चलते वहाँ टेंट लगा दीजिए गैरसैंण में, लेकिन नहीं किया। इवन सभी पार्टियां वहाँ पर सत्ता के मद पे और ऊपर से जो उनको आनंद मिलता था वो कर रहे थे। हम उस दिन जो है 9 नवंबर को 120 आदमी था, हम गैरसैंण में थे। रावत जी ने एड्रेस किया था। ये है मेरे सपनों के उत्तराखंड का संक्षिप्त रूप। अब मैं उनके ब्यूरोक्रेसी के 1-2 पॉइंट और टच कर देता हूँ। एक तो उत्तर प्रदेश आईएएस में महाभ्रष्ट कैसे ढूंढेंगे, तो उनके लिए एक आईएएस एक्शन ग्रुप बना हुआ। वो आईएएस एक्शन ग्रुप करीब 10 आईएएस आदमी आए थे, और जिसके वो रावत जी के घर पर आए, उनका एक्शन ग्रुप बनाते आप सचिव उनका ऑल राइट। उनके कार्यालय 3/250 को रजिस्टर्ड उषा सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन और कार्यालय बना राज जी। तो रावत जी ने कहा कि आईएएस एक्शन ग्रुप केवल आईएएस तक सीमित न होकर के जनता को लाइए इसमें, तब आपको सफलता मिलेगी। और मैं रावत जी के साथ देहरादून में कोटद्वार नहीं देहरादून में बहुत जगह पर हम गए, और रावत जी ने कहा कम से कम 100 मेंबर बना लेते हैं। और रावत जी के साथ ऐसी स्थिति पर हम देहरादून में टिके। इनकी बहन के यहाँ, छोटी बहन कैलाशपुरी में रहती हैं, और हमने मेंबर बनाए, 99 मेंबर बन गए उसमें। और दुर्भाग्य रहा आईएएस कितना वो होता है वो मैं तब पता लगा। जिन्होंने इनको उसमें से जो मेन आईएएस था वो कहने लगा हमने गलती की, आपको सचिव बना दिया, आप आईएएस का एक्शन ग्रुप तो दूसरे ढंग से चला रहे। तब उन्होंने कहा हम राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को बना के एक आम सभा बुलाते हैं, और उसमें तय करेंगे कि क्या जवाबदेही और पारदर्शिता राजनीति में कैसे हो, राजनीति का अपराधीकरण कैसे कम हो, और राजनीति कम से कम खर्चे में चुनाव कैसे लड़े जाए। तभी जो है राजनीति साफ होगी। अदरवाइज नैतिकता भूल जाइए आप। पहले जब काले पैसे से चुन के आदमी वो नैतिकता क्या जानता। तब उन्होंने नहीं मानी। तो वहाँ पर रावत जी ने कहा भाई ऐसा है 99 मेंबर हैं, मैं उनके कहने पर त्यागपत्र। फिर बाद में उन्होंने एक्शन ग्रुप में एक लंबा पत्र उनको लिख करके अपना छोड़ दिया, और 1,50,000 रुपया हमने जो मेंबरशिप उसको भी ले गए। उसकी कहानी लंबी है, मैं वो बिंदु यहाँ पर नहीं लाऊंगा। कटोरी देवी वाला। अब कटोरी देवी पर पहला चुनाव जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब कंटेस्ट किया लखनऊ से, तब कटोरी देवी स्वयं आई। वो महिला जिसने 14 साल 8 महीना कुछ दिन गेट नंबर 3 पे अपने अस्थिमत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ी, और उसके अपने अत्याचार के लिए और उसको